जी, कहने को हम कहते हैं कि हम एक बड़ी गरीब कौम है, लेकिन आप अपने अखराजात ना कि गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें, तो आपको खुद अंदाज़ा होता है कि हमारी आदात जो हैं, क्या वाक़ई इन्होंने हमें धकेला है कि हम कर्ज़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेके खाएँ। अभी पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कहा ये जा रहा है कि इवन कि जो चाय की पत्ती है, हालाँकि उसकी हम कीमत अदा करते हैं, तो वो भी कर्ज़ के पैसों से हम लेके पी रहे हैं। ऑफ़िस के अंदर जो एक कागज़ है, वो कि उसकी हम कीमत पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कर्ज़ के पैसों से आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि छोटी-सी आदत है हमारी चाय पीने की, उसके ऊपर आप देखें कि पाकिस्तानी कौम जो है कितना पैसा खर्च करती है। अगर पिछले साल की निस्बत हम कंपेयर करें अपने आप को, तो मेरे ख़्याल में चाय की जो दरामदात हैं, उसमें 32% इज़ाफ़ा हुआ है। 32.30% ये इज़ाफ़ा हुआ है हमारा और इसके ऊपर जो हमारे कह लें ज़र-ए-मुबादला है वो तकरीबन 183.051 मिलियन यूएस डॉलर खर्च हुए हैं। इसको आप आज का जो एक्सचेंज रेट है, उससे मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कौम में ये जो चाय है, ये कितने अरब की बनती है। जब कोई कौम इतने अरब की चाय पी जाती है, अब उस चाय के साथ ज़ाहिर-सी बात चीनी का भी खर्चा होगा, उस चाय बनाने के साथ पानी का भी खर्चा होगा, उस चाय बनाने के साथ जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी खर्चा होगा, उस चाय बनाने के लिए गैस या आग, उसको भी खर्चा आएगा। तो बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा-सा अगर हमें वाक़ई मुल्क से प्यार है, हम अपने राह को चेंज कर लें। चाय की जगह बेहतर तो ये है कि जो कि आप ज़री मुल्क हैं, तो आपको चाय मुल्क के अंदर ही पैदा करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़र-ए-मुबादले के ऊपर ज़ोर जो है प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए, बेहतर ये है कि हम भी थोड़ा-सा अपनी राह को चेंज करें, तो हम गर्म पानी की तरफ आ जाएँ। ये भी एक आदत अपनाई जा सकती है, इससे भी ज़र-ए-मुबादला बचाया जा सकता है। बट सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कौन करे? हमारी वज़ीर-ए-ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का ये कहना है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो मज़ीद पाकिस्तानी अवाम या अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेगा क्योंकि उनका कहना ये है कि आईएमएफ जो आपने टैक्स हदफ तय किया था 9,415 अरब रुपए, उसी के ऊपर ही खुश है। तो कोई नया मिनी बजट नहीं आएगा। आप देखें, अगर आप थोड़ा-सा हिस्ट्री उठा के देखें आईएमएफ की, तो आईएमएफ ने जिस-जिस मुल्क के अंदर पाँव रखा, वहाँ-वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा। अर्जेंटीना आपके सामने, तो वहाँ आप अंदाज़ा कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन वहाँ पे सिंगल नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल डिजिट है। आप इजिप्ट देख लें, जहाँ आईएमएफ ने कदम रखा, वहाँ आप अंदाज़ा कर लें। इसी तरह ग्रीस देख लें, वहाँ आपको हालाँकि ग्रीस जो है उसको मेरे ख़्याल में आईएमएफ ने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क जो है अपने पाँव पे अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। पाकिस्तान के अंदर कदम हैं, देख लें, पिछला मैंने बिल किया था जिसके अंदर मैं ये बताया था गवर्नमेंट अब एक्सेप्ट कर चुकी है कि 40% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वह इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा है। तो बात करने का मकसद ये है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन करके छोड़ दी आईएमएफ। अब उसके बाद देखें आप, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, काइबोर का रेट आप देख लें कितना पाकिस्तान में 20% से ऊपर है। इससे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ेगी, तो क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर चीज़ें सस्ती होंगी? कतई नहीं। और उन चीज़ों की कॉस्ट के ऊपर इज़ाफ़े की वजह से आपके पास जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस है, वो भी आपके हाथ से जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अल्टरनेट चीज़ें जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सस्ती मिल रही हैं, तो लोग क्यों आपकी चीज़ों को बाय करेंगे? उससे क्या होगा, आपका मार्केट का शेयर जो इंटरनेशनल रीजन में या सिनेरियो में, वो आपका स्क्वीज़ हो जाएगा और उससे ज़ाहिर-सी बात है आपके जो फॉरेन रिज़र्व है या जो फॉरेन इनकम है उसमें कमी आएगी और फिर हम एट द एंड उसी बात के ऊपर आ जाएँगे। हालाँकि हालिया दिनों में ये देखा गया है कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं उसके अंदर अच्छा खासा इज़ाफ़ा हुआ और ये अच्छी बात है कि हमें जो ऑफ़िशियल चैनल्स हैं उसके थ्रू ही अपनी आमदन, अपनी इनकम जो है उसको पास में भेजना चाहिए। तो आप देखें, तो उसकी वजह से कितना हमने सिस्टम को थोड़ा-सा सेट किया, तो उसकी वजह से हमारा जो ख़ासकर रेमिटेंस का इंडिकेटर है वो कितना इम्प्रूव हो गया है। तो इसी तरह बाकी चीज़ों के ऊपर अगर हम अपने सिस्टम को ठीक करें, तो मेरा ख़्याल महँगाई भी कंट्रोल हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल हो सकता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। बजाए इसके हम टोटली आँखें बंद करके आईएमएफ के ऊपर बैठें। हालाँकि कहा ये जा रहा है कि ये बोझ नहीं डाला जाएगा अवाम के ऊपर, लेकिन बोझ तो डलता जा रहा है। अब मज़ीद आईएमएफ जो है वो कैसे लोगों के ऊपर बर्डन डालेगी,
अब कहा यह जा रहा है कि परचून फरोशों पर जनवरी से इनकम टैक्स लगाने की तैयारियां, और आईएमएफ का मुतालबा है कि जो ज़री आपका सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर है, उनके ऊपर भी टैक्स लगाए जाएँ। अब इससे जो सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए का टैक्स आमदन जो है वो मुतवक्को है, और टैक्स का तयन उन्होंने कहा जी कारोबार कारोबार के मुकाम, किराए के अखराजात और औसतन आमदन पर होगा। और ये भी कहा गया परचून टैक्स इसलिए अफसरान के ज़रिए वसूल किया जाएगा। एफटीआर पाकिस्तान में 40 लाख परचून ठोस रजिस्टर्ड है और उनमें से अक्सरियत जो है टैक्स नहीं देती। टैक्स देना चाहिए, लेकिन आप ये देखें ज्यों-ज्यों टैक्स बढ़ेगा, त्यों-त्यों महँगाई बढ़ेगी, और महँगाई बढ़ेगी तो आम आदमी जो उसके ऊपर बिल्कुल उसका वज़न पड़ेगा। और ये डॉक्टर शमशाद हुसैन का कहना है कि आईएमएफ की वजह से अवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। अब टोटल अभी तक कैलकुलेट करेंगे जितना हमने आईएमएफ से मुआहदा किया है $6 अरब की वजह से, और उस वजह से पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन या पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी जो है, उसके ऊपर तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। तो आप देखें कितने हम अकल के सयाने हैं कि एक $6 अरब के लिए हमने $100 अरब का नुकसान कर लिया। तो आप अगर थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने सिस्टम को रीड करें और रीड करने के बाद पॉलिसी जो उसके मुताबिक बनाएँ, तो मेरे ख्याल में पैसे बच भी सकते हैं और हमारा कर्ज से छुटकारा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में आपने जो सिस्टम के ऊपर थोड़ा-सा नज़र रखी, और उस सिस्टम के ऊपर नज़र रखने की वजह से आपके सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, जिसकी वजह से आपके रुपए की कदर में इज़ाफ़ा हुआ, और आपके रुपए की कदर में इस इज़ाफ़े की वजह से तकरीबन जो मजबूरी कर्ज़ा है, उसमें 1675 अरब रुपए की कमी आई है। तो अभी भी पाकिस्तान रुपया जो है, जो मैं डिफरेंट किस्म के सोर्सेज़ मुझे बता रहे हैं कि निगरान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको हम इलेक्शन तक 260 पे ले जाएँ। तो आप देखें 260 पे जब लेके आएँगे तो और इसका मतलब ये है कि हमारे जो मजबूरी कर्ज़े हैं, उसमें कमी आएगी, और साथ-साथ अगर प्रोडक्शन का जो एलिमेंट है, उसको भी अच्छे तरीके से नज़र रखें, तो मेरा ख़्याल है कि हम कर्ज़ा अपने रुपये को मज़बूत करके काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और वैसे भी हमें जो अपने गैर ज़रूरी अखराजात हैं, वो अभी आईएमएफ का जो राउंड चल रहा है, जिसमें कोई 71 करोड़ मेरे ख़्याल में यूएस डॉलर्स हमें मिलेंगे। तो उसमें भी यही बात हो रही है कि भाई अपने गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं उनको कम करें, ताकि आपकी आमदन और अखराजात के दरमियान बैलेंस आए। तो मेरे ख़्याल में हमें अपने जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करके भी कर्ज़ जो है उसमें कमी कर सकते हैं। लेकिन साथ-साथ हमारी जो प्रोडक्शन है, उसको और हमें ख़ासा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ कॉस्ट एफिशिएंसी जो है, वो डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है, जिसको आसान अल्फाज में कहें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जा रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मेरा ख़्याल है कि आपकी प्रोडक्शन जो है, वो उस रफ्तार से बढ़ भी नहीं रही, और आपकी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जगह भी नहीं बनेगी। ऑल्दो हमारा जो पड़ोस मुल्क बांग्लादेश है, उसके अंदर इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। तो इस तरह की जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, मैडम उससे हमें बेनिफिट लेना चाहिए, ताकि हम अपनी इकॉनमी को अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर सकें। एक इंतहाई बड़ी कह लें कि अफ़सोसनाक खबर ये है कि पाकिस्तान की एक तिहाई आबादी और 55% बच्चे ज़्यादतीज़ का शिकार हैं। आप देख लें कि हम जो फ़ख्र कर रहे थे, या हम ये कह रहे थे कि हमारी जो यूथ जो है, आबादी के अंदर मेजर पोर्शन है उसका, तो यही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर एलिमेंट है। लेकिन अब उस गेम चेंजर एलिमेंट के अंदर भी जो बच्चे हैं, 55% ज़्यादतीज़ का शिकार हैं, और एक तिहाई आबादी आपकी ज़्यादतीज़ का शिकार है। तो देखें, अगर आपके ह्यूमन कैपिटल जो है, या ह्यूमन सोर्स जो है, वही अगर आपका सेहतमंद नहीं रहेगा, तो क्या मुल्क के अंदर हम उस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएँगे? तो इसका मतलब ये है कि हमें जो अपना लाइफ पैटर्न जो है, लिविंग स्टाइल जो है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम हम अपनी हद तक अपनी सेहत का ख़्याल करके तो अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से मुल्क को उनकी खिदमत कर सकें। स्मोक का मसला जो आजकल बड़ा हॉट केक बना हुआ है, और बड़ा हॉट वाटर्स में भी है। मुझे बताइए कि क्या ये कोई सॉल्यूशन है, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें? क्या ये सॉल्यूशन है कि आप हफ्ते इतवार की छुट्टी कर दें? क्या ये सॉल्यूशन है कि आप जुम्मा हफ्ता इतवार की छुट्टी कर दें? क्या ये सॉल्यूशन है कि आप स्कूल बंद कर दें? क्या ये सॉल्यूशन है कि आप ऑफ़िसेज़ बंद कर दें? क्या ये वो सॉल्यूशन है कि आप हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वज़ह से इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसको स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए बंद कर दें, खत्म दें? हम मेरे ख़्याल में अभी तक चीज़ों को समझ नहीं पाए, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि निगरान गवर्नमेंट के पास भी स्मोक जैसे मसले को हल करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। बस वो इत्तेहादिज़्म, छोटी-छोटी बातें हैं, उसके ऊपर अमल-दमल किया जा रहा है, उसके ऊपर लूट-खसुट जारी है। देखें, बड़ी एक अच्छी बात है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन का कुछ परसेंट जो है, 25% कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो जंगलात के ऊपर होना चाहिए। या 25% के ऊपर जंगलात होने चाहिए, 25% के ऊपर प्लांट्स साज़ी वो होनी चाहिए, या 25% के ऊपर ग्रीनरी होनी चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी चले जाएँ, जितनी हाउसिंग स्कीम्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर बाकायदा मेंशन किया होता है
कि इतने परसेंट जो है इस सोसाइटी के अंदर ये पार्किंग होगी, इतने परसेंट के ऊपर आपकी प्लांटेशन होगी या सब्जा होगा, इतने परसेंट के ऊपर घास होगी और इतने परसेंट के ऊपर रेजिडेंशियल एरिया होगा। तब जाके मनसूबा मुकम्मल होता है। आप अपने मुल्क में देखें तो चंद एक हाउसिंग सोसाइटीज को निकाल के क्या वाकई लोग जो हैं या वाकई हमने घरों के अंदर कहीं को पौधा रखा हुआ है? देहात में चंद एक आपको घर मिलेंगे, वो वेरी फ्यू, जहाँ कहीं कि घर के अंदर दरख्त आपको नजर आएगा, और ये भी वो घर हैं जो पुराने जमाने के बने हुए हैं। अब जो नए जमाने के घर बन रहे हैं उसमें तो जनाब वाला प्राइवेसी और क्लोज जो आपकी रेजिडेंस है वो कॉन्सेप्ट पाया जाए ताकि हमें पड़ोसियों का शोर सुनाई ना दे। वैसे हम बेशक सारे के सारे उस क्लोज रेजिडेंस के अंदर मर जाएं, जाहिर जब आपको किसी का शोर नहीं सुनना पसंद, तो जब आपके घर से शोर होगा तो वो लोग क्यों सुनेंगे? उस वजह से वो जो दखल साजी की अहमियत थी मेरे ख्याल में इंडिविजुअल लेवल हमारी वो खत्म हो गई। क्या इस मुहिम को प्रमोट किया जा सकता है स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, देहात लेवल पे, इवन के इंडिविजुअल लेवल पे? तो जब तक वो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज आपकी जमीन का जंगलात के ऊपर नहीं होगा, स्मोक जैसे मसले को आप हल नहीं कर सकते। हाँ, एक जो अच्छा काम इन्होंने किया वो ये किया कि हुकूमत ने कार्बन अखराज करने वाली इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। ये मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर है। अब ज़ाहिर बात है वो जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बेजा पोल्यूशन के अंदर अपने ज़राअत छोड़ रही हैं, धुएँ की फॉर्म में या और बहुत सारी चीज़ें उसकी फॉर्म में, उनको कंट्रोल करने के लिए उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाया ताकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करें प्रोडक्शन के लिए। ये एक अच्छी बात है जिसके लिए कहा ये जा रहा है कि नई कार्बन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कार्बन पॉलिसी गाइडलाइन तैयार की जा चुकी हैं, जिसके बाद कार्बन मार्केट में सरमायाकारी के रास्ते खुल जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक कार्बन ट्रेडिंग दुनिया में बड़ी मार्केट है। कार्बन पॉलिसी के तहत किसी भी मुल्क की कार्बन अखराज की हद होगी, और अगर कार्बन अखराज की हद बढ़ी तो मुल्क और उसकी जो इंडस्ट्री है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा।